नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जैसा कि आपको मालूम है स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे एक क्रैश कोर्स रन कर रहे हैं और ये क्रैश कोर्स आने वाले यूपीएससी सीएससी के मेंस एग्ज़ाम के लिए है, जो कि जनवरी में रखा गया है। राइट। अगर आप यूपीएससी के मेंस एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है, इस क्रैश कोर्स को ज़रूर देखिएगा। एंड नॉट ओनली यूपीएससी, यदि आप किसी स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यदि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एमपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इवन अगर आप पंजाब पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी पीसीएस के परीक्षाओं में भी ये वाला क्रैश कोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, बिकॉज पैटर्न्स अब काफ़ी हद तक सिमिलर हो चुके हैं अगर हम इन पेपर्स की बात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को, और ये उसका पहला भाग होने वाला है। इसमें हम 2-3 भाग लेकर आएंगे, जिसमें हम इकोनॉमी का मोटा मोटा जो क्रक्स है उसको कवर करेंगे आपके साथ। राइट। इस पर्टिकुलर वीडियो में इकोनॉमी की हम बेसिकली अपना जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो रखने वाले हैं इंडस्ट्री को लेकर। ठीक है। इंडस्ट्री बेसिकली इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे कवर करेंगे। एमएसएमईज के टॉपिक्स होंगे, इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के टॉपिक्स होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत यहाँ पे की जाएगी। राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। अपनी क्वेरीज आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगर आपने इसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, आप इसको गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल्सो यदि आप 2021 के यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये वाला कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, बिकॉज इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया हुआ है। कई सारे एस्पिरेंट्स इस कोर्स से काफ़ी खुश हुए हैं और इस कोर्स को उनको काफ़ी मदद भी मिली है 2020 के यूपीएससी प्रीलिम्स में। इट इज़ बेटर देन अ टेस्ट सीरीज, एंड ये कोर्स आपको इस स्टडी आईक्यू की ऐप पे आसानी से मिल सकता है। ऑल राइट। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे 4 टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले है सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट। इसके बारे में बात करेंगे। एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको पहली बार अनाउंस किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे ऊपर अगर मान लीजिए आपको सेपरेटली क्वेश्चन नहीं आता, उसके बावजूद भी ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप अपने एस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये एथिक्स के पेपर में भी आपका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि किस तरीके से आप आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी कर सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, रिवाइटलाइजिंग एसईजेड्स। ये टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेलिवेंट है, बिकॉज जितने भी अगर आप यूपीएससी के पेपर्स देखते हैं पुराने सालों के, एसईजेड को लेके यूपीएससी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ सवाल पूछती ही है। एसईजेड के बारे में आपको जो जानकारी है वो होनी ही चाहिए। क्या क्या मुद्दे हैं इसके साथ जुड़े हुए, ये भी आपको पता ही होने चाहिए, बिकॉज कहीं ना कुछ इसका सवाल या फिर कहीं ना कहीं एस्से में इसका इस्तेमाल होता ही है। इसके बाद फाइनेंसिंग ऑफ एमएसएमई सेक्टर। मैं समझता हूँ जितना इंपॉर्टेंट एसईजेड का टॉपिक है उतना ही इंपॉर्टेंट आई विल से कि एमएसएमई सेक्टर का टॉपिक है। इसका क्या योगदान है, क्या क्या चुनौतियां हैं जो कि एमएसएमई के सेक्टर को फेस करनी पड़ती हैं, लघु उद्योगों को देखनी पड़ती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में भी सवाल आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। ये 2 टॉपिक्स मैं समझता हूँ इस वीडियो के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने GS 3 के पेपर में इसका बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। एंड फाइनली बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लेके। इसको लेके नॉर्मली सवाल नहीं आते हैं, लेकिन इस साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि डेफिनेटली कोई ना कोई सवाल आ सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च की हैं, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है PLI स्कीम के नाम से। और PLI स्कीम को लेके हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं स्टडी आईक्यू पे, आप जाके देख भी सकते हैं क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से इसके चलते भारत में स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग और भी तेज़ी से बढ़ रही है, एंड सो ऑन। ये 4 टॉपिक्स हैं, हमने बहुत ही सिलेक्टिवली चूज़ किया है बेस्ड ऑन द हंच कि इसके ऊपर सवाल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज SPP। इसको लेके डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर फॉल करता है। ठीक है। इसने एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली खबर है। ये PIB का हमने
यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है। 2 मार्च 2020 को ये वाली टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। सबसे पहले बिफोर वी मूव फॉरवर्ड कि सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट बेसिकली इसमें क्या चुनौतियां हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इनके बारे में बात करें, बिफोर दैट यू हैव टू टॉक अबाउट कि सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट यानी कि एसपीपी असल में होता क्या है, ठीक है। और यही आपकी रणनीति होनी चाहिए जब भी आप कहीं पर भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन देनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इंट्रोडक्शन नहीं देंगे तो आप एग्जामिनर को वहाँ पे अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, आप एग्जामिनर का ध्यान नहीं खींच पाएंगे। इंट्रोडक्शन देने के बाद आप जब बॉडी में मूव करते हैं तो बॉडी में आप बातें कर सकते हैं रिगार्डिंग कि इश्यूज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एडवांटेजेस क्या है, ये सब चीज़ें आप बॉडी में बात करते हैं। सो ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन हमेशा देनी ही देनी है। रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। और इंट्रोडक्शन देने के दो बहुत ही अच्छे तरीके क्या होते हैं, एक होता है डेफिनेशन और एक होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। सो कुछ जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं वहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि अक्सर चर्चा में रहते हैं वहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर्स आ सकती हैं। खैर, coming to this topic of sustainable public procurement, so यहाँ पे it is a process by which the public authorities seek to achieve the appropriate balance between the three pillars of sustainable development. Three pillars क्या क्या हैं? Economic, social and environmental, while procuring goods, services or works at all stages of the project. देखिए, सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट को समझना काफ़ी आसान है, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा होलसम प्रोसेस है जिसका मेन मकसद क्या है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, क्योंकि वो तो इसका नाम ही है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट के विभाग होते हैं, मंत्रालय होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को प्रोक्योर करते हैं। ये प्रोक्योरमेंट किससे करते हैं? ये प्रोक्योरमेंट करते हैं प्राइवेट कंपनी से, इंडिविजुअल से, वगैरह वगैरह। लेकिन जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट करने का तरीका है, जो प्रोसेस है, वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल क्यों नहीं है? बिकॉज वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 3 पिलर्स हैं इनके साथ मेल नहीं खाता, जिसकी वजह से यहाँ पे पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक असल में वेस्टफुल प्रोसेस बनता जा रहा था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पिलर्स क्या हैं, इसको समझने के अगेन बहुत सारे तरीके हैं। इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आपने कई बार सुना होगा 3P अप्रोच, इवन आपने 3E अप्रोच सुना होगा। सो हर तरीके से, अलग अलग तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुल मिला के बात यही करती है कि इकोनॉमी, सोसाइटी और एनवायरनमेंट तीनों अगर साथ में बढ़ते हैं तो हम इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल सकते हैं। 3P अप्रोच में क्या होता है? 3P अप्रोच में काफ़ी सिंपली प्रॉफिट, प्लैनेट और आपका पीपल। सो वहीं पे प्रॉफिट कैसे हुआ? प्रॉफिट इकोनॉमी, प्लैनेट क्या हुआ आपका एनवायरमेंटल, ठीक है, और पीपल क्या हुआ आपकी सोसाइटी। सो ये सभी तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हैं। बात अल्टीमेटली वही है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट करने की जो प्रक्रिया है वो असल में सतत विकास के जो 3 पिलर्स हैं उसके साथ उसका मेल होना ज़रूरी है। इसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। नाउ इसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अगर आप इसकी डेफिनेशन को समझ चुके हैं तो इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझना बिल्कुल भी कठिन टास्क नहीं है। इसके ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी सिंपल हैं। सबसे पहले तो आप जो एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट हैं प्रोक्योरमेंट डिसीजन के, उसके जो खराब इम्पैक्ट हैं उसको कम करना चाहते हैं। जो एयर और वाटर पोल्यूशन होता है उसको कम करना चाहते हैं। इसका उदाहरण बड़ा सिंपल है। मान लीजिए एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसको अपने डिपार्टमेंट के लिए पंखे खरीदने हैं और वो जो पंखे खरीद रही है, मान लीजिए उसने ऐसी कंपनी से पंखे खरीद लिए हैं जो कि कंपनी के पंखे है तो सस्ते लेकिन वो बिजली बहुत खाते हैं। सो उस केस में अगर वो बिजली ज़्यादा खाते हैं तो आगे जाके वो कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन में एडिशन कर रहे हैं। इवन दो उसमें उनको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, इवन दो उस डिपार्टमेंट को प्रॉफिट हुआ है, लेकिन क्या उसने प्लैनेट वाले कंपोनेंट का यहाँ पे ध्यान रखा? नहीं रखा। सो ये एक एग्जांपल है बताने के लिए कि किस तरीके से हमें सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक ऐसा बैलेंस बनाना पड़ता है सो दैट ऐसी प्रॉब्लम्स हमें ना फेस करनी पड़े। सिमिलरली प्रोक्योरमेंट कई चीज़ों की होती है। आपको कुर्सियाँ खरीदनी है, ठीक है, आपको अपने डिपार्टमेंट के लिए पेपर खरीदना है, पेन्स खरीदने हैं, बहुत चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, ठीक है। सो ऐसे केसेस में हाउ डू यू मेक श्योर कि आपका जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है वो सस्टेनेबल है। सिमिलरली प्रमोटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इन द कम्युनिटीज़। सो बात देखिए वही है, पहले दोनों पॉइंट्स आपके एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका जुड़ा हुआ है सोसाइटी के साथ। तीसरा पॉइंट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। ये क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, वही जो हमारा फैंस वाला उदाहरण है, ठीक है। अब फैंस वाला जो उदाहरण है इसको इस तरीके से समझिए, इसको 2 कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, पार्टी 1 पार्टी 2, ठीक है। जो पार्टी 1 मैन्युफैक्चर करती है, मैं केवल उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ
कि ये मैन्युफैक्चर करती है इसको 1000 रुपये पे, और जो पार्टी 2 मैन्युफैक्चर करती है ये भी इसको 1000 रुपये पे ही मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। अब जो पार्टी 1 है ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये लेटस से कोई एमएनसी है, लेकिन जो पार्टी 2 है ये कोई माइक्रो एंटरप्राइज है। अब यहाँ पे आपने एमएनसी से प्रोक्योर किया, सेम वही 1000 रुपये का पंखा है, ठीक है। इसकी जो बिजली की लागत है वो लेटस से 1 किलोवाट की है। आई एम जस्ट एज्यूमिंग, मैं यहाँ पे कोई साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल हम एजम्पशंस की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी 1 किलोवाट की ही बिजली की खपत करता है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर था वो इस एमएनसी को दे दिया, ठीक है। लेकिन जब सेम चीज़ आपको सेम बिजली की लागत वाला एक और यहाँ पे कंपनी भी दे रही है जो कि माइक्रो एंटरप्राइज है, तो क्या आपको उसको नहीं देना चाहिए? बिकॉज उसको फ़ायदा होगा, उसका प्रोत्साहन बढ़ेगा, इसके चलते वो अपनी जो इंडस्ट्री है उसको और बढ़ा पाएगा, राइट। सो ये है क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिसएडवांटेजियस ग्रुप्स, एमएससीज एंड लोकल इंडस्ट्रीज। सो इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने पड़ेंगे। यहाँ पे आपने बात की है इकोनॉमी की, ठीक है। एनकरेजिंग सप्लायर्स टू फॉस्टर अ कमिटमेंट टू लोकल कम्युनिटीज, एनकरेजिंग इंडस्ट्री टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर क्लीन एंड ग्रीन मार्केट सिनेरियो। सो दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स। आई एम श्योर आपको उदाहरण से काफ़ी बेहतर तरीके से समझ आया होगा। नाउ इसके फायदे और क्या क्या हो सकते हैं? काफ़ी सिंपल है, देखिए सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट बेनिफिट्स के जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वही इसके फायदे हो सकते हैं। फायदे क्या है? ऑब्वियसली आप कॉस्ट सेविंग करेंगे, ठीक है, साथ में एनवायरमेंटल इंपैक्ट का रिडक्शन करेंगे, सप्लाई चेन डेवलपिंग करेंगे, इंक्रीजिंग सप्लाई चेन रेजिलियंस करेंगे, हेल्थ और लेबर राइट्स का ध्यान रखेंगे, कई सारे CSR गोल्स है वो पूरे हो जाएंगे, लेजिस्लेटिव प्रेशर है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये सब फायदे हैं। लेकिन अगर हम फाइनली बात करें कि क्या इंडिया में सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट अभी तक हो रही है या नहीं हो रही है, देखिए अभी तक ये नहीं हो रही है। क्यों? बिकॉज भारत में पब्लिक प्रोक्योरमेंट को लेके कोई भी कानून नहीं आया है, ठीक है। देयर इज नो पब्लिक प्रोक्योरमेंट लॉ एट द नेशनल लेवल। सो इसी के चलते हर डिपार्टमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अपने हिसाब से बनाए हुए हैं, जो उनको सूट करता है उसको वो अडॉप्ट कर लेते हैं। सो सम पब्लिक सेक्टर एंटिटीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने एनवायरमेंटल और एनर्जी एफिशिएंसी क्राइटेरिया को अपने ही अंदर इंटरनलाइज कर लिया है और उनको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, सो दैट उनके जो प्रोक्योरमेंट डिसीजंस हैं वो उसके आधार पे हो सकें। लेकिन कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है अगर हम देखते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट को लेके पूरे देश भर में, जिसकी वजह से सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट असल में हम कह सकते हैं कि हमारे विभागों में अभी तक नहीं आया है। और इसके पीछे कई सारे चैलेंजेस भी हैं, उनको हम अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि होता क्या है, इसके फायदे क्या हैं और भारत में इसका स्टेटस क्या है। फाइनली इसकी जो चुनौतियां हैं उसको समझ लेते हैं। चुनौतियां काफ़ी आसान हैं। देखिए, लैक ऑफ कैपेसिटी एंड प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क, हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कोई लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल नहीं है, कोई कानून नहीं है जो कि ये बताए कि आपको इसी तरीके से करना है, इसी के चलते ये प्रॉब्लम है। दूसरी, कंज्यूमर बिहेवियर भी है। कंज्यूमर बिहेवियर कैसे है? देखिए, जनता को जब तक आप जागरूक नहीं करेंगे तब तक आप उनके व्यवहार में बदलाव नहीं ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है उजाला प्रोग्राम। उजाला प्रोग्राम के तहत भारत ने LED को बहुत प्रमोट किया। आज की डेट में जो पीले वाले बल्ब थे वो ऑलमोस्ट बिकने बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि लोग LED बरतने लगे हैं, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर आपको लोगों का जो चॉइस है उसको बदलना है तो यहाँ पे उसके लिए आपको पहले कंज्यूमर बिहेवियर चेंज कैंपेन्स करनी पड़ेंगी ताकि उनका जो एटीट्यूड है वो बदल सके। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SPP असल में रिक्वायर्स अ चेंज इन द कंज्यूमर्स एटीट्यूड। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक कानून ले आएंगे तो बोल देंगे, क्योंकि कानून में आप क्या बोलेंगे? कानून में आप यही बोलेंगे कि एनवायरनमेंट और इकोनॉमी का बैलेंस होना चाहिए, लेकिन फैसला तो अल्टीमेटली इंसान के दिमाग को लेना है और वो तभी फैसला लेगा जब उसको लगेगा कि जी हाँ, यहाँ पे जो मेरा, जब तक उसका एटीट्यूड नहीं बदलेगा तब तक वो सही फैसला नहीं ले पाएगा। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने नॉर्मली भी देखा होगा, अगर आप नॉर्मली कोई साबुन लेने भी जाते हैं तो आप जो ब्रांड आप इस्तेमाल करते आए हैं, जब तक आपको कोई और ब्रांड कन्विंस नहीं करता कि मेरी साबुन उससे अच्छी है और सस्ती है, तब तक आप उसकी साबुन पे शिफ्ट नहीं करेंगे, राइट। सो ये सेम चीज़ है, कंज्यूमर एटीट्यूड बदलना बहुत मुश्किल होता है। ये एक दूसरी बड़ी चुनौती है। तीसरा है प्रोडक्शन process related elements in the SPP. Procurers have to draw a distinction between the environmental impact of a product and those linked to the process in which it is produced. इसमें क्या है कि असल में ना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको आप थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं कि SPP जब आप कर रहे हैं सो आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि इस चीज़ को प्रोड्यूस करने में क्या क्या हुआ है। सो आप फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, हमने जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था
कि अब ये दोनों चीज़ें हैं जो फैंस की बात कर रहे थे, दोनों पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ ने पंखे को 1000 रुपये में बनाया है और दोनों पार्टीज़ का जो पंखा है वो बिजली की लागत भी उतनी ही करता है। लेकिन मान लीजिए जो माइक्रो एंटरप्राइज के द्वारा बनाया हुआ पंखा है, मान लीजिए कि जब उसने पंखा बनाया तो उस टाइम पे उसने अपने आसपास के वातावरण को बहुत ज़्यादा दूषित कर दिया था, उसकी कॉस्ट वो अपने पंखे में इंक्लूड नहीं कर रहा है। सो इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा आपको कि आप ऐसे माइक्रो एंटरप्राइजेस को भी एनकरेज नहीं कर रहे हैं जो कि इवन दो चीज़ें सेम दाम में बना पा रहे हैं लेकिन उसके चलते वो वातावरण के ऊपर कोई ऐसी प्रकार की कीमत थोप रहे हैं जिसको आपने अकाउंट में ही नहीं लिया। सो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, राइट। सो ये सब चुनौतियां हैं जो कि आज की डेट में एसपीपी फेस कर रहा है और जब तक इन चुनौतियों को हम सुलझा नहीं लेते तब तक एसपीपी का भारत में आना काफ़ी मुश्किल है। एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, इसको लेके सेपरेट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन ऐसे जैसे टॉपिक में आपको ऐसे आइडियाज़ अगर आप लेकर आते हैं तो एग्जामिनर बहुत अप्रिशिएट करता है और आपके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिवाइटलाइजिंग द SEZs, ठीक है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इस बार चर्चा में क्यों था, बिकॉज इस बार जो हमने एक ऐसा रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया था, SEZ एंड इंडिया हैव अचीव्ड $100 बिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2019-2020, यानी कि मार्च 2020 तक हमने $100 बिलियन का एक्सपोर्ट्स जो है वो कर दिया है और ये SEZs की वजह से हुआ है। SEZs का जो कॉन्सेप्ट है आपको मालूम होगा, इसका जो कानून है वो भारत में 2005 में लाया गया था। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट उसके पहले भी चल रहा था लेकिन प्रॉपर कानूनन तौर पे 2005 से लाया गया था, जब से लेके अभी तक हमने काफ़ी अच्छा इसमें कर लिया है। ऑल्सो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि SEZ का जो कॉन्सेप्ट है वो असल में इंडिया ने चाइना से बोरो किया है। नॉट ओनली चाइना बल्कि दुनिया के कई सारे देश हैं, इवन USA है, इवन रशिया है, जो कि SEZ के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से प्रमोट करता आया है। और ये कंट्रीज़, चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है जिसका सारा का सारा जो ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट से आता है, निर्यात से आता है, ठीक है। सो वहाँ पे उनका जो एक्सपोर्ट बेसिकली बढ़ा किस वजह से था, बिकॉज ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्योंकि कंट्री ने एक्सपोर्ट्स को बहुत प्रमोट किया जिसके चलते उसकी इंडस्ट्रीज बहुत ही आगे बढ़ चुकी हैं, राइट। सो खैर बात करते हैं कि SEZ होते क्या हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और इनके चैलेंजेस क्या हैं। मैं इस टॉपिक को बहुत ही लिमिटेड तरीके से डिस्कस करूंगा। आई विल ओनली डिस्कस द चैलेंजेस। इसमें जो सवाल आता है ना वो बेसिकली यहीं से आता है कि चैलेंजेस क्या हैं। आपको ये मालूम अगर हैं तो आपका आंसर बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है। हम 6 चैलेंजेस कवर करेंगे बहुत ही डिटेल में। ऑल राइट, सो SEZs क्या होते हैं? बड़ा सिंपल सी बात है, एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड है जिसको आप डेजिग्नेट कर देते हैं कि ये वाला जो एरिया है ना ये ड्यूटी फ्री एनक्लेव है एंड इट इज़ डीम्ड टू बी द फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड ऑपरेशंस, ड्यूटीज़ एंड टैरिफ्स, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कोई भी एक एरिया है जिसको हमने SEZ डेजिग्नेट कर दिया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यही है, ऑब्जेक्टिव्स बड़े सिंपल हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। ये 3 चीज़ें हैं, इसको याद कर लीजिए, EEE, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सपोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये आपका पहला E हो गया, ये आपका दूसरा E हो गया और ये आपका हो गया तीसरा E। ये 3 E's याद हो गए। चौथा क्या है आपके? चौथा है I, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, और 5वां भी आपका है I, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाना। इस तरीके से इसको याद कर लीजिए, 3 E's 2 I's, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सपोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपका मेन बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है SEZs के थ्रू, जिसके चलते हमने इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में लागू करना शुरू किया था। नाउ ये चीज़ें अभी तक अच्छी चल रही थी। इनफैक्ट अगर आपको सवाल आता है तो आप बता सकते हैं कि SEZs ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है, बिकॉज हमने 2019-20 में लगभग $100 बिलियन वर्थ ऑफ एक्सपोर्ट्स देखे हैं जो कि केवल SEZs के थ्रू हुए हैं। लेकिन चुनौतियाँ क्या क्या हैं इसको समझते हैं। हर चुनौती अपने आप में बहुत ही बड़ी है। सबसे पहले बात तो क्या होता है कि अबाउट हाफ ऑफ द लैंड नोटिफाइड फॉर SEZs वॉज अनयूटिलाइज्ड। देखिए SEZ के लिए जो लैंड नोटिफिकेशन होती है इसमें क्या होता है, पहले केंद्रीय सरकार एक प्रस्ताव रखती है, फिर जो राज्य सरकार होती है वो उस प्रस्ताव को देखती है और समझती है कि हाँ ठीक है हम इसके लिए हाँ करते हैं, तब जाके SEZ वहाँ पे सेटअप होता है। लेकिन होता क्या है कि वो सेटअप होने के बावजूद भी मान लीजिए उसमें 100 हेक्टेयर का एरिया है तो उसमें लगभग क्या होता है कि केवल 30-40 हेक्टेयर है जो यूटिलाइज हो रहा है, बाकी यूटिलाइज नहीं हो रहा। इसके पीछे का रीज़न क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं कि क्यों यूटिलाइज नहीं होता, और उसका रीज़न आपको आगे जाके देखने को मिलता है कि सरकारें क्या करती हैं, SEZ के एरिया को बना तो देती हैं लेकिन उसका यूटिलाइजेशन क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहला है सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज क्या है? इसमें इनकम टैक्स एक्ट के तहत
Units in the SEZs get a phased tax holiday for a period of 15 years. However, the benefit is available only to those units which start operations before March 31st this year. ठीक है, सो सरकारें क्या करती हैं, कुछ टैक्स को लेके कंसेशन देती हैं, लेकिन वो एक सीमित समय के लिए होता है। इसीलिए इंडस्ट्रीज जो थोड़ा लेट हो जाती हैं वो कहती हैं अब हम यहाँ पे एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, बिकॉज अब हम यहाँ पे जो भी हमें टैक्स को लेके फ़ायदा मिल रहा था वो हमें अब नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ दिस सनसेट क्लॉज, हेंस वी आर नो लॉन्गर इंटरेस्टेड। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अगर आप आगे जाके देखते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, फिर भी मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ कि मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स में बेसिकली कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके बुक प्रॉफिट्स के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता, उनके ऊपर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लगता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को कम करके 18.5% से कम करके 15% कर दिया, लेकिन इंडस्ट्रीज़ की डिमांड थी कि ये कम्प्लीटली ख़त्म होना चाहिए, जो कि ख़त्म नहीं हुआ है। सो इसके चलते भी कंपनीज यहाँ पे नहीं आ पाती। हेंस अगेन वी कैन से कि जो लैंड है वो यूटिलाइज नहीं हो पाती। देन लैक ऑफ अ फ्यूचर रेडी SEZ पॉलिसी। देखिए चाइना का जो आज का ग्रोथ हुआ है वो मेनली SEZ के आधार पे हुआ है। जितना भी चाइना की इकोनॉमी ग्रो करी है, हम होल मतलब एक चीज़ जिसको हम कह सकते हैं वन वर्ड में अगर आंसर देना हो कि चाइना की इकोनॉमी इतनी ग्रो क्यों करी है, तो उसके पीछे का आंसर है SEZ की जो पॉलिसी है। सिंगल वर्ड में आप आंसर दे सकते हैं, इंटरव्यू में आप बोल सकते हैं, ठीक है, कि SEZ पॉलिसी की वजह से हुआ है। लेकिन SEZ की पॉलिसी को जिस तरीके से चाइना से सीख के भारत ने तो इम्प्लीमेंट किया, लेकिन उसको बेहतर इम्प्लीमेंट किसने किया, बांग्लादेश ने किया और वियतनाम ने किया। इसीलिए हमारी जो SEZ की पॉलिसी है इवन दो इन प्लेस है लेकिन उतनी फ्यूचरिस्टिक नहीं है। उसके बाद फिफ्थ कारण, ये बहुत बड़ा कारण है और जब से एस्टैब्लिश हुआ है SEZ तब से ये कारण अभी तक प्रॉब्लम क्रिएट करता आया है। होता क्या है, मान लीजिए ये एक SEZ है, ठीक है, अब आपने अपनी कंपनी SEZ के अंदर खड़ी कर ली है। अब दो चीज़ें हैं, एक तो आप करेंगे एक्सपोर्ट, ठीक है, और एक आपका अपना भारत कंट्री भी है डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक समझ लीजिए। एक तो आपने एक्सपोर्ट कर दिया, मान लीजिए आपने SEZ खोला और आपने इस सामान को भेज दिया सऊदी अरेबिया में, ठीक है, लेट अस से इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन आपने SEZ खोला, मान लीजिए आपने SEZ बम्बई के पास खोला, अब आपने उससे सामान बेचना है लेट से अहमदाबाद, अपने ही घर के अंदर सामान भेजना है। इस केस में क्या है ना, इस चीज़ को समझिए, जो इसकी डेफिनेशन थी, जो इसकी परिभाषा थी, वो ये क्या कहता है कि इट इज़ डीम्ड टू बी फॉरेन टेरिटरी। आपके देश के अंदर का एक टेरिटरी है जिसको आपने SEZ डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन वो फॉरेन टेरिटरी है। अब दिक्कत क्या है, बिकॉज ये फॉरेन टेरिटरी है, अगर आप उससे कुछ डोमेस्टिक कंट्री में सामान भेजना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको फुल कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सो सरकार की जो मंशा यहाँ पे वो गलत नहीं थी कि हम SEZ के अंदर बनाना चाहते हैं ऐसी कंपनीज जो कि बाहर सामान भेजेंगी, लेकिन हुआ क्या कि इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत इस तरीके से आई कि उस कंपनी के सामान की डिमांड भारत के अंदर भी है, तो अब वो कंपनी क्या करे, उसको फुल कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, जो कोई और कंट्री है जो कि जिसके साथ भारत का FTA है, वो वाली कंट्री यहाँ पे सामान भेजती है अहमदाबाद में और उसको फ़ायदा होता है। जो SEZ के अंदर एक भारतीय कंपनी सामान बना रही है, वो अपना सामान जब अहमदाबाद भेज रही है तो उसको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा जितना कि फ़ायदा किसी दूसरी कंट्री को हो रहा है जो कि जिसके साथ इंडिया का FTA साइन किया हुआ है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो डोमेस्टिक सेल्स ऑफ SEZ आर स्टिल अंडर द कस्टम्स ड्यूटी, जिसकी वजह से दे आर गेटिंग डिस्करेज्ड। फाइनली एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक जोन्स। भारत में आपने सुना होगा कई सारी चीज़ें हैं, कभी आप सुनते हैं कि इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर बन रहा है, कभी आप सुनते हैं कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, कभी फूड पार्क बन रहा है, कभी फार्मा पार्क बन रहा है, कभी टेक्सटाइल पार्क बन रहा है। सो कई सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन होता क्या है कि आपने मॉडल्स को रैशनलाइज नहीं किया है, आपने बेसिकली लाइंस ड्रॉ नहीं करी हैं जिसके आधार पे हम ये समझ सकें कि SEZ में और इसमें फ़र्क क्या है। हर चीज़ का मकसद वही है, आर्थिक विकास ही है उसका मतलब, लेकिन क्या असल में वाकई में इसके चलते विकास हो रहा है? ये वाले सवाल हैं जो कि आपको पूछने पड़ते हैं जब आप मेंस का आंसर लिख रहे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि SEZ में प्रॉब्लम्स वहीं पुरानी वाली प्रॉब्लम्स लिखी आते हैं, घिसी पिटी जो चैलेंजेस है वो लिखते हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस नहीं है, टैक्स के प्रॉब्लम्स हैं। टैक्स की क्या प्रॉब्लम है आपको बताना होगा कि सनसेट क्लॉज है, MAT है जो कि ख़त्म नहीं किया गया है, फिर ये डोमेस्टिक सेल्स वाला फंडा है। आपको चीज़ों को डेप्थ में जाके बताना होगा। अगर आप नॉर्मली ये लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जो बच्चा यहाँ पे इन चीज़ों को डिटेल में बताएगा उनको ऑब्वियसली बेटर नंबर मिल जाएंगे, राइट।
आई होप कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी फ्रॉम दीज पर्टिकुलर चैलेंजेस ऑफ दी SEZs। थर्ड टॉपिक जो कि मेरा फेवरेट है इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन का, दैट इज द फाइनेंसिंग ऑफ MSME सेक्टर। ठीक है, सो MSME सेक्टर की बात कर लेते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ये चर्चा में क्यों था? बिकॉज इसी साल की बात है, जस्ट कोरोना वायरस के लॉकडाउन के पहले की बात है, फरवरी 18 2020 में वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम के ऊपर मिलकर साइन किया था। इस प्रोग्राम का नाम था अग्रीमेंट फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसमें $750 मिलियन का ये प्रोग्राम साइन किया गया था फॉर दी MSMEs। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम एज इट इज़ याद कर लीजिए, AERP, एग्रीमेंट फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम। क्लियर है? नाउ ये तो केवल न्यूज़ वाली बात हुई, लेकिन MSMEs का इंपॉर्टेंस क्या है और इनके चैलेंजेस क्या हैं उनको समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको MSME को लेके कोई भी सवाल आता है, एंड बिलीव मी मैं बिल्कुल भी यहाँ पे आपको सोचना ही नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है। MSME पे कोई भी सवाल आता है, आपको ये वाली जो आंकड़े हैं इनको लिख के ही दिखाना है वहाँ पर। अगर आपको मान लीजिए सवाल के अंदर ये बैठ भी नहीं रहा है, ठीक है, साइड में क्या करना है, एक छोटा सा बॉक्स बनाना है, उसमें आपको 4 पॉइंट्स लिख देने हैं, काम खत्म। ये 4 पॉइंट्स लिख देने हैं कि MSME का एम्प्लॉयमेंट में ये योगदान है, GDP में ये योगदान है, ठीक है, उसके बाद इसका एक्सपोर्ट्स में ये योगदान है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाले 3 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। जो MSMEs की क्लासिफिकेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेंस के लिए उतनी रेलेवेंट नहीं है, वो प्रीलिम्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। चलिए काम कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि MSMEs की लेटेस्ट क्लासिफिकेशन के आंकड़े किस तरीके से हैं, वो आप नीचे बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना कि MSMEs किस तरीके से रोज़गार में, GDP में और निर्यात में हेल्प कर रहे हैं, उसको बताना है आपको साइड में एक टेक्स्ट बॉक्स बना के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये देख सकते हैं कि MSMEs का बहुत ही वाइटल, बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक ऐसा रोल है जो कि और कोई भी इंडस्ट्री नहीं कर सकती। ये एक ऐसी बात है कि मतलब इंडस्ट्रीज अपने आप में होती छोटी छोटी हैं, लेकिन छोटी छोटी इतनी इंडस्ट्रीज हैं कि उनका योगदान असल में बाकी बड़ी इंडस्ट्री से भी ज़्यादा बड़ा है। सो दे आर 51 मिलियन SMEs across the country. They generate employment for 120 million people, contribute 38% of the GDP, account for 40% of the exports. 40% एक्सपोर्ट्स, 38% ऑफ GDP, 120 मिलियन पीपल। क्या मुश्किल है इन आंकड़ों को याद करना। और इन्होंने जो ग्रोथ रजिस्टर की है, साल पर साल इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा रजिस्टर हो रही है, आप ये भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या हैं? ये बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। इस पहले वाले चैलेंज को हमने फर्दर ब्रेक डाउन किया हुआ है 3-4 रीजंस में। सबसे पहला चैलेंज तो इनका जो है, देखिए बात मेनली चैलेंजिंग फाइनेंसिंग की ही आती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं बोल सकते आप कि लीगल चैलेंजेस हैं, लीगल चैलेंजेस बहुत कम हैं, मेनली चैलेंजेस फाइनेंसिंग की आती है। और कोई भी आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज चलाते होंगे, हर शहर में होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम आती है पैसा, कि इनको लोन कहाँ से मिलेगा। अगर आप देखें जो 50 मिलियन के आसपास SMEs हैं, उसमें मात्र 8% SMEs ऐसी हैं जो कि फॉर्मल क्रेडिट चैनल से लोन लेती हैं। फॉर्मल क्रेडिट चैनल कहने का मतलब बैंकों से लेती हैं, NBFC से लेती हैं। लेकिन जो बाकी MSMEs हैं वो इनफॉर्मल चैनल्स, यानी कि जो लोकल मनी लेंडर्स होते हैं, उनसे उनको पैसा लेना पड़ता है। तो 90% से भी ज़्यादा MSMEs आज ऐसे इनफॉर्मल चैनल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और इसके पीछे कारण काफ़ी सिंपल है, बिकॉज MSMEs की क्रेडिट हिस्ट्री तो होती नहीं है, ठीक है। बिकॉज क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती तो कोई भी बैंक उनको लोन देने में हिचकिचाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल नहीं होते, क्यों? क्योंकि उनकी जो बेस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं उनसे वो यहाँ पे वाकिफ़ नहीं होते। हार्ड एसेट्स भी नहीं होते। एक इंसान इनफैक्ट अपने हार्ड एसेट्स को बेच के ही तो एक उद्योग शुरू करता है, तो हार्ड एसेट्स होते तो है नहीं। तो कल को अगर मान लीजिए उसको कुछ मॉर्टगेज करना है तो वो वाला सुविधा भी उसके पास अवेलेबल नहीं है। उसके बाद लेंडर्स में भी एप्रीहेंशन होती है, बैंकों को भी लगता है कि ये अगर हमारा पैसा लेके भाग गए, या फिर ये मान लीजिए अगर हमारा पैसा नहीं कल को नहीं चुका पाए, जिसकी वजह से वो पैसा यहाँ पे लोन नहीं देते हैं। एंड ऑब्वियसली फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी की भी बहुत कमी है। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि जो MSMEs में अगर आप देखें, उनको क्या लगता है कि लोन सिर्फ बैंक से मिलता है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको ये मालूम ही नहीं कि लोन कहाँ कहाँ से मिल सकता है। फॉर एग्जांपल हमने बात की NBFCs की, तो क्या आप NBFCs के पास जाके लोन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको कई सारे लोन्स दिए जाते हैं अंडर द मुद्रा योजना, उनको मालूम नहीं है, जागरूकता नहीं है। सिमिलरली आपको जो लोन्स हैं वो जो इंडिया की स्टार्टअप इंडिया स्कीम है उसके अंडर लोन मिल सकता है। इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं वो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत लोन ले सकते हैं। केवल यही नहीं, आपको यहाँ पे लोन्स मिलते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई कंपनी है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, जो हमारा बैंक है, ठीक है। सो इसके लिए भी ये बनाया गया है। लेकिन प्रॉब्लम इसकी लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है।
सो ये जागरूकता जब तक नहीं होती है, ये जो ज्ञान उनको नहीं मिलता है, तब तक वो जो वैकल्पिक चैनल्स हैं उनकी तरफ जाएंगे ही नहीं। ठीक है, ये पहली प्रॉब्लम है। इसके बाद 3 प्रॉब्लम्स और हैं। लिमिटिंग फंडिंग कैपेसिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एनबीएफसीज एंड एसएफबीज। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, खोले तो इसी मंशा से गए थे कि एमएसएमईज को फाइनेंस करेंगे, लेकिन एसएफबीज के पास खुद के पास ही पैसा नहीं है क्योंकि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। एक्सक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स इन दी करंट स्कीम्स। जितनी भी स्कीम्स हमने यहाँ पे डिस्कस की, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, एक अकेले एंटरप्रेन्योर को लोन नहीं दे जाता, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो अनसर्टेनिटी आ चुकी है, उसकी वजह से बैंकों में भी काफ़ी डर बैठ चुका है कि हम ऐसे उद्योगों को लोन नहीं दे सकते हैं, कल को अगर ये डूब जाता है हमारा पैसा कहाँ जाएगा। ठीक है, सो कुछ नए कारण जुड़ के आए हैं, कुछ पुराने कारण हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये ही प्रॉब्लम्स हैं जो एमएसएमईज की चलती आ रही हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जिस तरीके से आप इसको लिखेंगे, अगर आप ऐसा डेटा अपने आंसर में ऐड ऑन कर देते हैं, देयर इज़ नोबडी स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग द मैक्सिमम मार्क्स। क्लियर है बात? नाउ इसमें कुछ हम सोल्यूशंस की बात करते हैं। जब भी देखिए आपको वे फॉरवर्ड या सोल्यूशन बताना है, सोल्यूशन वही है जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसी को आपको पॉजिटिव मोड में लिख के बता देना है कि इनको आप फाइनेंशियल चैनल्स के साथ लिंक करना चाहिए, गवर्नमेंट को कैंपेन चलानी चाहिए एंड ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, फाइनली बात कर लेते हैं आखिरी टॉपिक की। इसको लेके सवाल वैसे नहीं आता, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, बट इस साल आ सकता है बिकॉज गवर्नमेंट ने 3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स को लॉन्च किया है, जिसमें जो पहली स्कीम है, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्कीम है और ये लॉन्च की गई है। सेकेंड इज स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। थर्ड इज द ईएमसी क्लस्टर्स, ये 2.0 है, ये पहले भी लॉन्च की गई थी लेकिन इसका सेकेंड वर्जन लॉन्च किया गया है। इसमें कुछ और यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हैं 21 मार्च 2020, जस्ट अ कपल ऑफ डेज बिफोर द नेशन वाइड लॉकडाउन, इस पर्टिकुलर स्कीम को अप्रूवल मिल चुका था। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है वो पीएलआई स्कीम है, जिसके बारे में आपको काफ़ी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। इट एम्स टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ऑब्वियसली जो हमारा रिलायंस है चाइना के ऊपर या फिर कुछ और कंट्रीज़ के ऊपर, जहाँ से हम अपने टीवीज़, एलईडीज़ और हमारे जो स्मार्टफोन्स बन के आते हैं वो कम करना चाहते हैं। एंड वी ऑल्सो वांट टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट इन द मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग। इस पीएलआई स्कीम के तहत इनफैक्ट कई सारे लोगों ने अप्लाई किया और इसके रिजल्ट्स भी अनाउंस हो चुके हैं। अगस्त के महीने में इसके रिजल्ट्स भी अनाउंस हो चुके थे, जब ये बताया गया था कि किस किस कंपनी को पीएलआई स्कीम के तहत इंसेंटिव दिया जाएगा। हिंदी में समझना है तो बहुत ही सिंपल है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव बड़ा सिंपल है कि अगर आप भारत में प्रोड्यूस करेंगे चीज़ें तो आपको यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। इवन अगर कोई बाहर की कंपनी है, मान लीजिए कोई चाइनीज़ कंपनी भी है, लेकिन अगर वो भारत में आके प्रोड्यूस करेगी तो हम उसको यहाँ पे इंसेंटिव देंगे। कोई ताइवान की कंपनी है, यूएस की कंपनी है, अगर वो भारत में प्रोड्यूस करेगी हम उसको इंसेंटिव देंगे। अगर वो चीज़ अपने बाहर बना के इंडिया में केवल बेच रही है, हम उसको इंसेंटिव यहाँ पे नहीं दे सकते। दैट इज़ ऑल। ठीक है, सो इसमें टारगेट सेगमेंट्स क्या हैं? ऑब्वियसली मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, मैंने आपको बताया एलसीडीज़ हैं, जो हमारे बड़े टीवीज़ होते हैं, फ्लैट स्क्रीन्स होते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट टू थ्रेशोल्ड ऑफ इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कि आप कितना निवेश करने वाले हैं और आपका कितना सेल होने वाला है, उस हिसाब से हम आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी में रखेंगे। ठीक है, नाउ सेकेंड और थर्ड स्कीम क्या है? स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स आपको मालूम होगा इंडिया में ऑलमोस्ट 0 के बराबर बनते हैं, ऐसा मान लीजिए। सेमीकंडक्टर्स की सबसे बड़ी मार्केट दुनिया में, मार्केट नहीं सबसे बड़ा प्रोडक्शन कहना चाहिए, ये केवल 2 ही कंट्रीज़ में होता है। इसमें से एक कंट्री है ताइवान और दूसरी कंट्री है चाइना। केवल ये 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मैक्सिमम सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन हो रही है दुनिया भर में। और यही नहीं, आप ये भी जान के हैरान होंगे कि इवन यूएसए जैसा इकोनॉमिक जायंट भी डिपेंडेंट है इन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर। इसीलिए चाइना कई बार यूएसए को डराती रहती है कि हम अपनी सेमीकंडक्टर्स आपको बेचना बंद कर देंगे अगर आपने ट्रेड वॉर को और एस्केलेट करवाया। सो इंडिया में सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कम होती है बिकॉज इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। सो इसमें भी फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया गया है, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, कुछ सप्लाई चेन के ऊपर, सो दैट यहाँ पे चीज़ें बेहतर हो सकें। ये दूसरी स्कीम है। और तीसरी स्कीम है EMC 2.0, ये पहले भी लॉन्च हो चुकी है और इसमें बेसिकली अब नया क्या चीज़ है कि द मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम वुड सपोर्ट सेटिंग अप ऑफ द EMCs एंड कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स। ये एक नई चीज़ है, डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि CFCs किस तरीके से अलग होते हैं EMCs से। लेकिन जो EMCs हैं
अब इसको थोड़ा सा और बूस्ट करने के लिए कुछ नए सेंटर्स भी प्रमोट कर दिए गए हैं। एज अ टोल्ड यू, आपको मालूम होना चाहिए केवल इस स्कीम के बारे में मेनली, बाकी दोनों स्कीम्स का केवल नाम लिख देंगे उतना ही बहुत है। नाउ ज़रूरत क्या है, देखिए, वाई डू वी नीड टू बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है कि हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी ज़रूरत क्या है एंड चैलेंजेस क्या है उसको समझ लेते हैं। ज़रूरत बड़ी सिंपल है। एक तो हम चाहते हैं कि जो हमारे इम्पोर्ट्स हैं वो ज़ीरो हो जाएं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लेके, बिकॉज भारत में क्षमता है, वो अपनी सक्षम भी है, वो अपने यहाँ पे घर पे सब चीज़ें बना सकती है, कई सारी कंपनीज हैं जो बनाती भी हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पे प्रमोट करना है। सेकेंडली, जो डिमांड है वो बहुत बढ़ती जा रही है, तो हम जो इतनी बढ़ती डिमांड है, हम इसका फ़ायदा किसी बाहर की कंपनी को क्यों दें। डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इज इंक्रीजिंग विद द ग्रोथ रेट ऑफ 22%। आज की डेट में आप किसी के भी पास देखें, एक स्मार्टफोन तो होता ही है, कुछ के पास 2 और कुछ लोगों के पास 3 भी होते हैं, और हर घर में अब टीवी एक नहीं, कम से कम 2 से 3 टीवी होते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको बहुत कॉमनली देखने को मिल रही हैं, और ये चीज़ें आप देखते भी हैं, लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, इसका मतलब डिमांड भी बढ़ रही है। डिजिटल सिक्योरिटी, जब आप ऐसी चीज़ें जो कि स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट टीवीज़ हैं, ये चीज़ें अगर बाहर से बन के आएंगी तो यहाँ पे डिजिटल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मुद्दा आता है कि कहीं हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। सो हम चाहते हैं कि हमारे सिक्योरिटी हमारे देश के अंदर रहे और हमारे देश के द्वारा बनाई हुई कंपनीज़ के पास ही रहे तो बेहतर है। और ऑब्वियसली इसमें हम जो भारत की और स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया हुआ, स्मार्ट सिटीज़ हुआ, नेशनल नॉलेज नेटवर्क हुआ, भारत नेट हुआ, इन सभी को भी प्रमोट करेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है भारत नेट स्कीम का क्या मतलब है, किस चीज़ का इसका लेना देना है, राइट। नाउ ये तो आपको समझ आ गया नीड। अगर हम बात करते हैं चुनौतियों की, तो चुनौतियां काफ़ी सिंपल हैं। सबसे पहले तो पैसा नहीं है, ठीक है, जो प्रॉब्लम एमएसएमईज में है वो प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। उसके बाद प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। चाइना, ताइवान ये आगे क्यों बढ़ पाए, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्डाइजेशन है। जितनी भी कंपनीज़ हैं दुनिया भर में, अगर लैपटॉप की कंपनीज़ की बात करें, डेल हुआ, HP हुआ, उसके बाद ताइवान कंपनीज़ हैं, आसूस हुआ, ठीक है, ये सभी कंपनीज़, एप्पल हुआ, इनमें क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन है। तो आप आंखें बंद करके ले सकते हैं। आप आज की डेट में आंखें बंद करके डेल का लैपटॉप लेते हैं, आपको विश्वास है कि हाँ ये काम चलेगा, क्योंकि ब्रांड बन चुका है। ब्रांड कैसे बना, स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से। सिमिलरली एंसिलरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आउटसाइड द फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स सच एज लॉजिस्टिक्स, पोर्ट कैपेबिलिटीज कंटिन्यू टू ट्रबल द मैन्युफैक्चरर्स। ये प्रॉब्लम्स केवल इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है, ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर सेक्टर में है, जो कि आज की डेट में हम फेस कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी गैप, prevalent skill gap in the population translates to productivity gap in the production cycle। obviously स्किलिंग का गैप है। सो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं, लेकिन इंजीनियरिंग नहीं जानते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिलती है, ठीक है। सो जब तक इन चीज़ों का समाधान नहीं होता है, तब तक इवन दो स्कीम्स तो लॉन्च कर दी गई हैं, लेकिन हमें उसका सही रिजल्ट, सही नतीजे देखने को नहीं मिलेंगे। इसके साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आगे भी चर्चा करेंगे इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।